Info for patient. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़मंद अहमद है और मैं गुर्दे का मुआलिज हूँ, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी। मैं शेख ज़ायद में 20 साल के करीब मैंने वहाँ पे खिदमत अंजाम दी हैं और अब मैं प्राइवेटली पेशेंट्स को देखता हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। आज इंटरव्यू का मकसद ये है कि लोगों को गुर्दे की बीमारी, मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही की जाए, और अगर कोई सवाल हैं जो कि आम पब्लिक को गुर्दों के बारे में इल्म नहीं है ज़्यादा, तो हम उन सवालों के जवाब देकर और रहनुमाई दे सकते हैं ताकि मरीज़ अपनी मर्ज़ को जल्दी पकड़ सकें और उसका जल्दी इलाज कर सकें और कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियों से बचें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हमारा ये सवाल है फर्स्ट ऑफ ऑल कि गुर्दों के मरीज़ों को सूजन क्यों होती है पाँव पे, चेहरे पे? जी, गुर्दे का बुनियादी काम जो है, मकसद जो एक जिसके लिए अल्लाह ताला ने गुर्दे बनाए हैं कि जिस्म में पानी का बैलेंस रखें, कि अगर आप ज़्यादा पानी पिए तो गुर्दे ज़्यादा पानी खारिज करके, और जिस्म में पानी की जो मिकदार है जो कि तकरीबन 60% के करीब होती है, यानी अगर आप 70 किलो आपका वज़न है तो उसमें 60% पानी है और 40% सॉलिड्स हैं। तो अगर पानी का बैलेंस ख़राब होगा तो फिर इंसान को सूजन पड़ जाएगी। यानी अगर आपने पिया ज़्यादा है और गुर्दे फिल्टर नहीं कर रहे तो सूजन पड़ जाएगी। तो ये एक पहली अलामत है जो अगर मौजूद हो तो फिर मरीज़ को सोचना चाहिए कि कहीं मेरे गुर्दे तो नहीं कमज़ोर हो गए। अगरचे हमें मालूम है कि जिगर की बीमारी में भी, दिल की बीमारी में भी सूजन पड़ जाती है, क्योंकि दिल काफ़ी मिकदार में पानी जो है वो गुर्दे की तरफ फेंकता नहीं या लिवर उसको रिलीज़ नहीं करता है, तो उससे भी सूजन पड़ जाती है। लेकिन जिन लोगों को प्रोटीन खारिज होती है पेशाब में, उनको भी जो है पानी वो ब्लड से अलहदा होता है और टिश्यूज़ में आ जाता है, तो सुबह के वक्त चेहरे का सूजना या पाँव का सूजना या हाथ पाँव मोटे हो जाना, ये अलामत है कि जिस्म में पानी ज़्यादा हो गया है और ये गुर्दे के थ्रू फिल्ट्रेशन कम हो गई है। चाहे उसकी वजह गुर्दे की अपनी बीमारी हो या उसकी वजह दिल का कमज़ोर होना हो या जिगर का कमज़ोर होना। सर, पेशाब में प्रोटीन आने की वजह क्या होती है? इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या ये दवाइयों से ही ठीक होता है या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी इसको ठीक किया जा सकता है? प्रोटीन आने की वजह जो है वो तो ये है कि जो नॉर्मली हर इंसान 150 मिलीग्राम तक प्रोटीन पेशाब में खारिज कर देता है, लेकिन जब ये इसकी मिकदार पेशाब में बढ़ जाए, ये ग्राम्स में चली जाए 1000 मिलीग्राम से ऊपर, तो फिर जिस्म पे सूजन हो सकती है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये एक अलामत है, ये खुद बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है गुर्दे की बीमारी होने की। और इसमें बच्चों में मिनिमल चेंज डिजीज़ है। छोटे बच्चों में 3-4 साल की उम्र के बच्चों को सोजिश हो जाती है, प्रोटीन लीक होने लग जाती है, या फिर जो यंग एज, एडोलेसेंट एज में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस एक गुर्दे की बीमारी है, उसमें प्रोटीन आने लग जाती है, या मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एक गुर्दे की बीमारी है उसमें, या और डिफरेंट टाइप के नेफ्राइटिस हैं। इसके अलावा कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जो बॉडी के अंदर सिस्टम्स में होती हैं, जैसे SLE है या शुगर का मर्ज़ है जो कि बहुत आम है, जिसमें प्रोटीन लीक होना जो है वो इंडिकेट करता है कि अब किडनीज डैमेज होने शुरू हो गए। तो ये किडनी डैमेज का एक जो है मार्कर है कि अब आपके प्रोटीन लीक हो रही है। तो सर, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? इसको डायग्नोज आप एक तो ये कि पेशाब में 24 घंटे का पेशाब जो है उसकी मिकदार मैयर करके उसमें प्रोटीन मैयर कर लें कितनी आ रही है। 150 से ज़्यादा आ रही है, 1000 आ रही है, 2000, 3000, 5000, कई मरीज़ों को 8-8, 10-10 हज़ार आ रही होती है, जिससे उनको सोजिश बहुत होती है। फिर इस अलामत को की तशखीस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो हेल्प करते हैं, और कुछ ये कि बाज़ पेशेंट्स की गुर्दे में से नीडल से हम थोड़ा सा मवाद निकाल लेते हैं, जिस प्रोसेस को किडनी बायोप्सी कहते हैं। तो किडनी बायोप्सी से थोड़ा सा टिश्यू लेके एक चावल के दाने के बराबर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के और प्रोसेस करके स्टेन करके उससे बीमारी की तशखीस हो जाती है और उसका बर वक्त इलाज हो जाता है। इसलिए बायोप्सी से घबराना नहीं चाहिए। अब तो ऑटोमेटेड गन्स के साथ बायोप्सी होती है जो कि बड़ी सेफ़ है और उसमें कोई ख़तरा नहीं है। लोग बिला वजह डरते हैं, उसमें बहुत कम चांस है कोई भी कॉम्प्लिकेशन का। तो इसलिए बायोप्सी, अगर किसी को प्रोटीन आ रही है तो उसको अपनी बायोप्सी के बारे में सोचना चाहिए, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल के और उससे मशवरा करके। माइनर सर्जिकल कह सकते हैं आप? जी, अब तो ये कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर भी नहीं है, बस एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी भी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है, और वो एक नीडल से आपने थोड़ा सा टिश्यू लेना होता है। कोई इसका कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन रेट नहीं है। लेकिन सर, ये आमतौर पे पेशेंट भी, जैसा कि आपने कहा है, पेशेंट भी बायोप्सी से खौफज़दा होते हैं, और ये देखा भी गया है कि कुछ पेशेंट शायद वो खौफ की वजह से
उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है। वो कोई अगर अनट्रेंड आदमी कर रहा हो या अल्ट्रासाउंड कंट्रोल के अंडर ना हो, वो ब्लाइंडली की जाए, उसमें हो सकता है कि नीडल कहीं गलत जगह लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए थोड़ी सी। लेकिन ये है कि अगर आपके कंट्रोल जो है आदमी जो क्वालिफाइड है और ट्रेंड है तो इट इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर। रोज़ होती हैं, कई अस्पतालों में डेली बायोप्सीज होती हैं, कोई हार्डली कोई 0.1% कोई पेशेंट होता है जिसको कॉम्प्लिकेशन हो। सर पेशाब में पस आने की क्या वजह होती है? पेशाब में 8 से 10 तक जो पस सेल्स हैं वो तो नॉर्मली खारिज होती है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता अगर पस की वजह जो है वो कोई जरासीम का आना भी साथ है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये एक मेन रीज़न होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का, जो कि लोगों को जिसके लिए पहले कल्चर कराना चाहिए और कल्चर में अगर कोई ग्रोथ आए तो फिर उसका लिए एंटीबायोटिक लेना चाहिए। ब्लाइंडली ऐसे ही एंटीबायोटिक शुरू कर देना जो है वो अच्छा आइडिया नहीं है। जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है और दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। सर पेन किलर और एंटीबायोटिक किस तरह गुर्दे को मुतासर कर सकते हैं? पेन किलर्स किस तरह गुर्दे को मुतासर करते हैं, 2-3 किस्म के पेन किलर्स हैं। एक तो वो जो पहले इस्तेमाल होते थे APC की गोलियां, एस्प्रिन, फेनासेटिन, कोडीन कॉम्बिनेशन थी। वो ये था कि वो जब उसकी एक ख़ास हद तक मिकदार आप ले लेते थे तो वो गुर्दे के जो टिश्यू है उसको डैमेज करके उसमें इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और उसमें नेक्रोटाइजिंग पेपिलाइटिस वगैरह गुर्दे की बीमारियां पैदा हो जाती थी और गुर्दे का साइज़ छोटा हो जाता था, श्रिंक हो जाते थे। लेकिन अब तो उन दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन उसकी जगह आप दूसरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबोप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक है, नेप्रोक्सिन सोडियम है, ये दवाइयाँ इस्तेमाल जो लोग करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं खुद से। जैसे माइग्रेन के लिए हमने देखा है अक्सर लोग सर दर्द या माइग्रेन या आधे सर के दर्द के लिए लोग पेन किलर, स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाते रहते हैं और उससे वो अपने गुर्दों को ख़राब कर बैठते हैं। उससे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है, उससे हीमोडायनामिकली मीडिएटेड किडनी फेलियर हो जाता है, उससे बाद प्रोटीन आने लग जाती है। या जिन लोगों को जोड़ों की बीमारियां हैं और वो जोड़ों के इलाज के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस या और डिफरेंट टाइप के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ज़्यादा पेन किलर्स खाते हैं, ख़ास तौर पे नॉन स्टेरॉयडल ग्रुप के, तो उनके गुर्दे उससे ख़राब हो सकते हैं, उससे किडनी शट डाउन हो सकती है। लेकिन जो सिंपल एनाल्जेसिक्स जिनको हम कहते हैं, जिसमें पैरासीटामोल है, वो इस तरह की दवाइयाँ जो हैं वो लेने से, या न्यूब्रॉल है या डायजिजिक है, इस तरह की मार्केट में मिलती हैं, ये दवाइयाँ कोई किडनी को इतना मुतासर नहीं करती और ये सेफली ली जा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी चाहिए। सर खून की कमी गुर्दे के मरीज़ों को क्यों हो जाती है? खून की कमी, वो ज़ाहिर है मरीज़ जो गुर्दे हैं वो खून बनाते हैं। ये आम लोगों को इस बात का नहीं पता कि गुर्दे से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम एरिथ्रोपोएटिन है, और एरिथ्रोपोएटिन जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं एरिथ्रोपोएटिन बनना बंद हो जाता है या उसकी मिकदार में कमी आ जाती है। उससे जो बोन मैरो है वो फिर काम नहीं करता और रेड सेल पैदा नहीं होते, तो वो रंग, मरीज़ का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है, वो देखने में बहुत पेल हो जाता है। तो उसको जब तक वो एरिथ्रोपोएटिन के इंजेक्शंस ना लगे उसकी जो हीमोग्लोबिन है इम्प्रूव नहीं करती। इसके अलावा आयरन की कमी, वाइटामिन की कमी जो है वो एक अलग फैक्टर है कि जो कम ग़िज़ा खाने की वजह से, क्योंकि गुर्दे के मरीज़ जब गुर्दे कमज़ोर होते हैं उसको भूख लगना कम हो जाती है। जब भूख कम लगेगी तो खाएगा कम तो उसके जो नमकियात, जो वाइटामिन हैं डिफरेंट, वो उसको कम लेगा। जब कम लेगा तो उसके खून की कमी होगी। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक बड़ी वजह आयरन की कमी और एक बड़ी वजह एरिथ्रोपोएटिन की कमी है। एरिथ्रोपोएटिन को इंजेक्शंस के ज़रिए रिप्लेस करना पड़ता है। अगरचे हाल ही में कुछ ऐसी दवाइयाँ भी अब शायद अवेलेबल हो जाएं जो कि बाय माउथ आप लेके तो एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। सर खून बनाने वाली गोलियां और इंजेक्शन किस हद तक HB लेवल को अप कर सकते हैं? खून बनाने वाली गोलियां जो हैं, आयरन की गोलियां जो हैं या वाइटामिन की, वो तो स्लोली करती हैं, लेकिन रैपिड रिस्पांस के लिए हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं। आयरन के इंजेक्शंस मिलते हैं, वो लगा लेते हैं ड्रिप में डाल के। वो जब इंजेक्शंस लग जाएं तो उससे जल्दी फ़ायदा हो जाता है। तकरीबन 1 माह में 1-2 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन इम्प्रूव हो जाती है। सर आप इंजेक्शन का मशवरा देते हैं या पैक सेल का मशवरा देते हैं? नहीं, पैक सेल तो देखें ना कि अगर मरीज़ को खून की बोतलें लगाएंगे तो वो उसका आदी होता चला जाएगा, और खून की बोतलें लगाने के अपने नुकसानात हैं। उसमें हेपेटाइटिस A और B और
हेपेटाइटिस सी की ट्रांसमिशन और एड्स की ट्रांसमिशन और कई बीमारियां, मलेरिया वगैरह ट्रांसमिट हो सकता है ब्लड से, और ब्लड रिएक्शंस भी हो सकते हैं। लिहाजा ब्लड तो तब लगाया जाता है जब हीमोग्लोबिन 8 से नीचे चली जाए या कोई पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रहा हो, तब ब्लड लगाया जाता है। अदरवाइज हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंजेक्शंस के ज़रिए या एरिथ्रोपोएटिन के ज़रिए या आयरन सप्लीमेंट्स के ज़रिए हम खून की मिकदार को पूरा कर लें। आमतौर पे देखा गया कि इंजेक्शन के रिजेक्शन भी हो जाते हैं, तो रिजेक्शन क्या काबिल इलाज है अगर हो जाए? वो आयरन के इंजेक्शन से रिएक्शन हो सकता है और उसके लिए यही किया जाता है कि उसको ड्रिप में डाल के पहले स्लोली लगा के चेक कर लिया जाता है, उसकी टेस्ट डोज दे के चेक कर लिया जाता है कि उससे पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी नहीं है तो वो लगाया जा सकता है, अगर एलर्जी है तो फिर हम फ्यूचर में अवॉइड करते हैं इंजेक्शंस लगाना। लेकिन जो एरिथ्रोपोएटिन है वो ह्यूमन सोर्स की है, उसके रिएक्शंस नहीं होते और वो वेरी सेफ टू यूज़ है। सर, ब्लड प्रेशर गुर्दों को कैसे मुतासर करता है? ब्लड प्रेशर असल में ये चीज़ बड़ी अहम है कि क्या ब्लड प्रेशर से गुर्दे ख़राब हुए हैं या गुर्दों से ब्लड प्रेशर हुआ है, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो ये भी अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को ब्लड प्रेशर अगर छोटी उम्र में हुआ है तो उसकी वजह गुर्दे की ख़राबी होती है, और गुर्दे की कोई रग तंग है या गुर्दे का टिश्यू ख़राब हो गया है, पेरेन्काइमल डैमेज है या प्रोटीन लीक हो रही है या कोई गुर्दे की ऐसी नेफ्राइटिस की किस्म है, उससे ब्लड प्रेशर हो जाता है। और अगर किसी को 10, 12, 15 साल अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है और उसको गुर्दे की तकलीफ़ पहले नहीं थी तो अब उसको गुर्दे की तकलीफ़ हो सकती है। तो दोनों बातें हैं कि ब्लड प्रेशर भी गुर्दे को ख़राब कर सकता है अगर लंबे अरसे का हो, और अगर गुर्दे में सोजिश हो या गुर्दे में ख़राबी हो या उसकी कोई रग तंग हो तो फिर उसमें ब्लड प्रेशर जल्दी हो जाता है और जल्दी उम्र में हो जाता है और वो गुर्दे को डैमेज कर सकता है। सर, ब्लड प्रेशर हाई होने की क्या कोई अलामात भी होती है? नहीं, ब्लड प्रेशर को तो कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है, ये खामोश कातिल है जो कि आपके अंदर बैठा हुआ है और ये आपको डैमेज कर रहा है। और जब इसका एक सर्टेन लेवल से ऊपर ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है, तो जैसे 180, 120 तक चला जाए तो फिर कहीं जाके मरीज़ को किसी मरीज़ को सर दर्द या गर्दन के पीछे खिंचाव या घबराहट या पैल्पिटेशंस हो सकती हैं। वरना अक्सर जो स्टेज 1, 2 हाइपरटेंशन है उसमें मरीज़ को पता भी नहीं होता, उसको कोई अलामात ही नहीं होती और वो ब्लड प्रेशर उसके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है। ख़ास तौर पे जो दिमाग की रगें हैं, दिल की रगें हैं, गुर्दे की रगें हैं, जो आँखों के पीछे जो रगें होती हैं पर्दे के ऊपर, वो ब्लड प्रेशर की वजह से मुतासर हो जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई अलामात हों तो मैं उसका इलाज करूं, बल्कि ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए, वक्तन फ़वक्तन हर शख्स को चेक कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जनरल पॉपुलेशन में तनासब बहुत ज़्यादा है और ये देखा गया है कि हर तीसरे या चौथे शख्स को ब्लड प्रेशर है। इसलिए इसको 130-80 से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए और इसको हर हालत में कंट्रोल में रखना चाहिए, भले आपको उसके लिए 1 दवाई खानी पड़े, 2 खानी पड़े या 10 खानी पड़े। सर, ये क्या मुख्तलिफ एज में ब्लड प्रेशर की रीडिंग मुख्तलिफ हो सकती है? जी होती है, तो बच्चों में और हैं, बड़ों में और हैं, उसके लिए गाइडलाइंस बनी हुई हैं और उनको देख के उसके मुताबिक ही जो मुआलिज है वो करता है। लेकिन एज ए जनरल रूल एक एडल्ट पर्सन के लिए 120-80 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर समझा जाता है और 120-80 से ऊपर चला जाए तो फिर हाई नॉर्मल की रेंज में चला जाता है। और 140-90 स्टेज 1 हाइपरटेंशन है जिस पे आपको 140-90 से ऊपर है तो आपको डेफिनेट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उससे पहले आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि अपने जो जीने के, आपके ज़िंदा रहने के जो तरीक़ेकार है उसको आप तब्दील करें, उसको आप हेल्दी बनाएं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज करें। ये देखा गया कि एक्सरसाइज से, वॉक से जो है 15-20 मिलीमीटर तक जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आ जाता है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न कम करें। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो वो छोड़ें, अगर कोई और नशा करते हैं तो वो छोड़ें। कई ये आजकल बड़ा फैशन हो गया है, डिफरेंट किस्म के नशे लोग सिगरेट में डाल के और उस तरह लेते हैं। ये भी एम्फेटामीन्स लेते हैं इम्तिहानों में जागने के लिए। ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं, बहुत नुकसानदेह हैं सेहत के लिए और ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हामला औरत हैं, हामला औरतों में बहुत दफ़ा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर हो जाता है और वो अगर 20 हफ्ते के बाद हमल में ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। उसका अपना इलाज करना बहुत ज़रूरी है बर वक्त, वरना बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती या एक्लेम्शिया हो सकता है, उससे फिट्स पड़ सकते हैं या गुर्दे में प्रोटीन आ सकती है। तो ख़ास तौर पे वो औरतें जिनको पहले से ब्लड प्रेशर है या जिनको प्रेगनेंसी है उनको अपने ब्लड प्रेशर पे कड़ी नज़र रखें। सर, क्रिएटिनिन को कैसे नॉर्मल किया जा सकता है?
क्रिएटिनिन को जो ये है ना कि वो तो एक इंडिकेटर है, वो तो एक अलामत, एक किस्म का थर्मामीटर है कि जो बताता है कि आपके गुर्दे कितना काम कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्रिएटिनिन आपकी बढ़ी है, जिस बीमारी से बढ़ी है, आप उस बीमारी का इलाज करेंगे। अगर शुगर की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ रही है तो शुगर का इलाज अच्छा करें, ब्लड प्रेशर का अच्छा इलाज करें, उनको कंट्रोल में लाएं। तो क्रिएटिनिन को इंसान खुद से तो नहीं कर सकता, लेकिन गुर्दे पे जितना बोझ पड़ेगा उतनी क्रिएटिनिन बढ़ेगी, और आप उसका बोझ इस तरह कम कर सकते हैं कि जो बीमारी उसको ख़राब कर रही है उसको हटाएं या उसको कंट्रोल करें। उसके अलावा ग़िज़ा में आप जो है वो परहेज़ करें कि ज़्यादा खुश्क खुराकी या गोश्त का इस्तेमाल या ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन लेना जो है वो, या ऑर्गन मीट ज़्यादा खाना जो है वो गुर्दे के लिए बोझ का बायस बन सकता है। सर, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह क्या होती है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह, ब्लड प्रेशर की मेनली दो किस्में हैं। एक तो वो किस्म है जो कि एज के साथ होता है, जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, जो 40-50 साल की उम्र में आके लोगों को हो जाता है। उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक रीजंस होते हैं। दूसरा वो है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन नहीं कहते, उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी वो किसी वजह से हुआ है, और वो वजह थायराइड की हो सकती है, वो वजह हार्मोनल हो सकती है, किडनी से अगर कोई हार्मोन रेनिन ज़्यादा बन रहा है, या गुर्दे की कोई रग तंग है, या अगर गुर्दे के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसमें मरीज़ को पैल्पिटेशंस और उसको स्वेटिंग के अटैक्स और उसको इस तरह की अलामात हो जाती हैं। या एक और बीमारी है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें बॉडी में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा बनती है। ये वजूहत होती हैं जो ब्लड प्रेशर का आम बायस हैं, जो कि हमें देखना चाहिए, और डिपेंडिंग अपॉन द एज के मरीज़ की उम्र कितनी है उसके मुताबिक उसके ब्लड प्रेशर को क्लासीफाई किया जाता है। ब्लड प्रेशर नीचे वाला और ऊपर वाले से क्या मुराद है? नीचे वाला ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कहते हैं, और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जब वो आला बाजू पे लगाया जाता है तो जब आप उसको स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, या जो पहली रीडिंग अगर डिजिटल से आप देख रहे हैं तो जो पहली रीडिंग आती है वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। इससे मुराद ये नहीं है कि जिस्म के ऊपर का हिस्सा और जिस्म के नीचे का हिस्सा, ये ऊपर ही रिकॉर्ड करते हैं हम बाजू पे, और उस पर हम ये देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है, जो हायर रीडिंग है उसको ऊपर का ब्लड प्रेशर, जो लोअर रीडिंग है जहाँ पे आके वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है, या मशीन अगर वो डिजिटल है वो लास्ट रीडिंग लेती है, उसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ऊपर का 120-30 होना चाहिए, नीचे का जो है 70-80 के दरमियान होना चाहिए। सर, क्या एक ही वक्त में लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो इसकी रीडिंग में कोई फ़र्क हो सकता है? जी, इसमें फ़र्क हो सकता है, और नॉर्मली 5-10 का फ़र्क तो एक्सेप्टेबल है, वो तो हो सकता है। लेकिन अगर किसी की शुगर की वजह से या किसी और वजह से एक बाजू की जो रगें हैं वो सुखड़ी हुई हैं, वो तंग है, या उस तरफ की नब्ज़ कमज़ोर है, तो फिर वहाँ पे कम रीडिंग आएगी। तो दोनों में से जो हायर रीडिंग होती है उसको बेहतर समझा जाता है। इसका फ़ैसला कैसे किया जा सकता है? जो स्पेशलिस्ट जो चेक करता है उसे पता चल जाता है कि? जी, उसको पता चल जाता है कि किस तरफ कितना ब्लड प्रेशर है। सर, HP को अप करने के लिए आप पैक्सल रिकमेंड करते हैं या इंजेक्शन का मशवरा देते हैं? नहीं, वो तो वजह पे डिपेंड करता है ना, कि अगर किस वजह से HB कम हुई है। अगर किसी को ब्लड लॉस हो रहा है तो जाहिर है, और मैसिव ब्लड लॉस हो रहा है, जैसे हामला औरतों को हो सकता है, तो उसमें तो फौरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी, या किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए, हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाए, रैपिडली उसको अगर करेक्ट करना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर जाए, फिर तो आप खून की बोतल लगाएंगे। अदरवाइज़ कोई खून की बोतल लगाने की कोई इंडिकेशन नहीं है। और जो वजह है, अगर आयरन की कमी है तो आयरन रिप्लेस करें, अगर एरिथ्रोपोइटिन की कमी है जैसे किडनी पेशेंट्स में होता है अक्सर, तो वो, या दोनों चीज़ें हैं अगर, तो दोनों को ट्रीट करें, तो उसकी वजह को ट्रीट करते हैं। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हत्तुल इम्कान अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे ओवरलोड हो सकता है, उससे रिएक्शंस हो सकते हैं, उससे हेपेटाइटिस की, वायरसेस की ट्रांसमिशन हो सकती है। सर, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है, जी, एक मैनुअल होता है और एक डिजिटल, ज़्यादा रिकमेंडेबल कौन सा, मैनुअल या डिजिटल? ज़्यादा पहले तक तो यही था कि जो मैनुअल हैं जो वो बेहतर हैं, ख़ास तौर पे जो मरकरी वाले हैं उनको बेहतर समझा जाता है। लेकिन अब जो डिजिटल BP अपरेटस हैं, वो अगर अच्छी कंपनी का है, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे जो घर पे होम मॉनिटरिंग है वो बहुत आसान है। मरीज़ ख़ुद अपनी, उसके लिए स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटेड हैं, वो 1 मिनट में आपको रीडिंग दे देता है, और उसकी कफ जो है वो आप आसानी से लगा सकते हैं, और उसके आपने बटन ऑन करना है, और आपने सिर्फ ये है कि उसकी मेजरमेंट के दौरान आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हों, आपने पीछे टेक लगाई हुई हो, आपके पाँव ज़मीन के ऊपर साकत हों,
आप बातें ना कर रहे हों और आप बाजू को बिल्कुल ढीला रखें, जिस तरह आपका नींद के दौरान आपका जिस्म ढीला होता है, और उस तरह ढीला रखें और कफ लगा के आप रीडिंग लें। तो वो डिजिटल जो है हम उसको प्रेफर करते हैं अब, इसलिए कि वो हमें बड़ी एक्यूरेट रीडिंग देता है। लेकिन चूँकि वो सेंसिटिव बहुत होता है, तो ज़रा सी जो हरकत है आपकी, आप हिले या आपने बाजू को कड़ाया, तो वो रीडिंग एबनॉर्मल दे सकता है। इसलिए 1-2 रीडिंग्स आप ले लें जो मैच करती हैं, वो कंसिस्टेंट हैं, वो रीडिंग्स जो हैं ज़्यादा रिलायबल हैं। सर रात को नींद ना आने की वजह क्या होती है? लेकिन स्ट्रेस मेनली ये स्ट्रेस ही होता है जो कि ब्लड प्रेशर या शुगर भी वजह बन सकती है? ब्लड प्रेशर या शुगर भी वजह हो सकती है कि अगर वो अनकंट्रोल्ड हैं तो वो आपको कर सकते हैं। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि जो स्ट्रेस है वो करता है, या आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जैसे क्विनोलोन्स हैं वो आपको, या कोई स्टिमुलेंट्स हैं जो आप ले रहे हैं, तो उससे फिर नींद कम हो जाती है। तो सर अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो इसकी क्या अलामत होती है? लो ब्लड प्रेशर की अलामात में तो इंसान को इंतहाई कमज़ोरी, नकाहत, उठने को दिल नहीं करता, अगर उठ के खड़ा हो तो उसको चक्कर आता है या उसकी आंखों के आगे अंधेरा आता है, और वो चलता है तो वो लड़खड़ाता है। इस तरह की अलामात होती हैं, और उसको ज़ाहिर है कि अगर एक मरीज़ को ये हो रही हैं तो उसका ब्लड प्रेशर लिटा के और खड़े करके दोनों तरह चेक करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लेटे हुए ब्लड प्रेशर ठीक होता है, लेकिन मरीज़ को खड़ा करें तो उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर पानी की कमी है या उसको ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। तो उस सूरत में उसको जो मुनासिब इलाज है वो बताया जाता है।